गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने लिक्विड स्टेट स्टार्ट किया था और लिक्विड स्टेट में लिक्विड की प्रॉपर्टीज में वेपर प्रेशर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और वेपर प्रेशर से रिलेटेड अभी कुछ इंफॉर्मेशन और एनसीईआरटी में डिस्कस करने को बाकी है। तो वेपर प्रेशर के डिस्कशन से कंटिन्यू करते हैं। आप एनसीईआरटी निकालो। मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार आपने एनसीईआरटी की रीडिंग कंप्लीट कर ली होगी। कल मैंने बोला भी था आपको, पढ़ा हुआ है। वेरी गुड। तो सेकंड पैराग्राफ से कंटिन्यू करते हैं। वेपर प्रेशर में सेकंड पैराग्राफ यहां पे बोला है, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इन एन ओपन वेसल द लिक्विड वेपराइजेस फ्रॉम द सरफेस at the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to the external pressure. Vaporization can occur throughout the bulk of the liquid and vapors expand freely into the surrounding. The condition of free vaporization throughout the liquid is called boiling. जब पूरे लिक्विड से वेपराइजेशन होने लगे तो उसको बॉइलिंग बोलते हैं। The temperature at which vapor pressure of liquid is equal to the external pressure is called boiling temperature. तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको लिखवाया है या नहीं? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन मैंने लिखवाया हुआ है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर एट दैट प्रेशर. Vapor pressure of some common liquids at various temperatures is given in figure 5.12. नेक्स्ट पेज पे गिवन है. At 1 atmosphere pressure boiling temperature is called normal boiling point. मैंने आपको कल बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रेशर डिपेंडेंट है. अगर आप प्रेशर को चेंज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा. प्रेशर इंक्रीज करोगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करोगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा. तो अगर हम यहाँ पे प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर कंसीडर करते हैं तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे. लेकिन अगर हम प्रेशर को 1 बार कंसीडर करते हैं तब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे. ठीक है. तो वाटर के लिए हम दो बॉइलिंग पॉइंट टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और एक स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट. तो आप यहाँ पे नोट कर लो डिफिनेशन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट की. सबसे पहले लिखो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. तो इसमें लिखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, boiling point of a liquid at 1 atmosphere pressure, boiling point of a liquid at 1 atmosphere pressure is called normal boiling point, is called normal boiling point. आगे लिखो for water, for water, for water its normal boiling point, its normal boiling point is 100 degree centigrade. For water its normal boiling point is 100 degree centigrade. ठीक है. तो वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अब आप लिखो नेक्स्ट टर्म स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट.
स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। डिफिनीशन लिखो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट की। देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, boiling point of a liquid at pressure, boiling point of a liquid at pressure equal to 1 bar, boiling point of a liquid at pressure equal to 1 bar is called standard boiling point, is called standard boiling point. आगे लिखो, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, standard boiling point of water is 99.96 degree centigrade, 99.96 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं 99.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 96 नहीं, 99.6 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई आप ये देख सकते हो कि 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल एंड 1 एटमॉस्फेयर is equal to 1.01325 Pascal into 10 power 5 Pascal. ठीक है, तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि 1 एटमॉस्फेयर इज ग्रेटर देन 1 बार। तो अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है मतलब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है। 1 बार प्रेशर हमने लिया है, एक्सटर्नल प्रेशर कम है, तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है 99.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये याद रखना, ये तो लोगों को पता होता है, ये डेटा लोगों को याद नहीं रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ liquid water is 99.6 degree centigrade, whereas normal boiling point of liquid water is 100 degree centigrade. अब देखो, यहां पे बोला स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज स्लाइटली लोअर देन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट because 1 bar pressure is slightly less than 1 atmosphere pressure. The normal boiling point of water, the normal boiling point of water is 100 degree centigrade. Its standard boiling point is 99.6 degree centigrade. अब आगे देखो लिखा हुआ है एट हाई एल्टीट्यूड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। ये बात मैंने कल बताया था आपको। एट हाई एल्टीट्यूड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, therefore liquids at high altitudes boils at lower temperature in comparison to that at sea level. Since water boils at low temperature on hills, the pressure cooker is used for cooking food. ठीक है, तो बोल रहा है कि हिल्स पे अगर आपको फूड प्रिपेयर करना है तो प्रेशर कुकर को आपको यूज करना पड़ेगा। ओपन वेसल में अगर आप कुकिंग करोगे तो कुकिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है। एक और एप्लीकेशन बता रहे हैं, इन हॉस्पिटल्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरिलाइज्ड इन ऑटोक्लेव्स। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरिलाइज्ड इन ऑटोक्लेव्स in which boiling point of water is increased by increasing the pressure above the atmospheric pressure by using a weight covering the vent. ये ऑटोक्लेव को आप समझ सकते हो एक टाइप का प्रेशर कुकर ही है। प्रेशर कुकर में क्या होता है, वेंट होता है जिसके थ्रू जो एक्सेस वेपर है वो स्केप आउट हो जाता है। तो वहां पे बोल रहे हैं कि उस वेंट को कवर कर देते हैं, उस वेंट को क्लोज कर देते हैं। तो अगर वेंट को क्लोज करेंगे तो वेपर बाहर नहीं निकल पाएगी, तो इस वजह से क्या होगा, अंदर में प्रेशर और बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। वैसे तो मैंने बताया हुआ कि क्लोज्ड वेसल में बॉइलिंग होती ही नहीं, बट ये है कि प्रेशर कुकर के अंदर
जो वाटर प्रेजेंट होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बोल रहा है कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जा रहे हैं ऑपरेशन में, उन इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए एक वेसल को यूज करते हैं जिसको ऑटोक्लेव बोलते हैं। तो ऑटोक्लेव के अंदर उन इंस्ट्रूमेंट्स को डाल करके और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसका वेंट को बंद कर दिया, या बोल सकते हो उस पर कोई ज्यादा वेट का कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रख दिया, और फिर उसके बाद उसको हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पे क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ता है और उससे जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो सब डेड हो जाते हैं और इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज हो जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव को यूज किया जाता है। आगे देखो, बोले बॉइलिंग डज नॉट अकर व्हेन लिक्विड इज हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल। मैंने कल आपको इसकी वजह बताया था। ऑन हीटिंग कंटिन्यूअसली वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। At first, a clear boundary is visible between liquid and vapor phase because liquid is more dense than vapor. तो पहले तो क्या होता है कि लिक्विड और वेपर की डेंसिटी में डिफरेंस है, इस वजह से हम लिक्विड को अलग और वेपर को अलग देख पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स वहां से स्केप होकर के, वेपराइज होकर के वेपर के अंदर जाते हैं। तो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, वेपर में मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है और वेपर की डेंसिटी बढ़ती है। एक सिचुएशन ऐसी आती है जब दोनों की डेंसिटी बराबर हो जाती है, और अगर दोनों की डेंसिटी बराबर हो गई तो फिर आप ये बता नहीं पाओगे कि कहां पे लिक्विड वाटर है और कहां पे वाटर वेपर है। तो यहां पे बोला एट फर्स्ट अ क्लियर बाउंड्री इज विजिबल बिटवीन लिक्विड एंड वेपर फेज बिकॉज लिक्विड इज मोर डेंस देन वेपर। As the temperature increases, more and more molecules go to vapor phase and density of vapor rises. At the same time, liquid becomes less dense. It expands because molecules move apart. When density of liquid and vapors becomes the same, the clear boundary between liquid and vapors disappears. This temperature is called critical temperature, about which we have already discussed in section 5.9. तो आप इस बात को नोट कर लो, नोट में लिख लो, लिखो at critical temperature, at critical temperature, at critical temperature density of, at critical temperature density of liquid and vapor, at critical temperature density of liquid and vapor becomes equal, at critical temperature density of liquid and vapor becomes equal. Therefore they cannot be distinguished. Therefore they cannot be distinguished at that temperature. Therefore they cannot be distinguished at that temperature. ठीक है, तो क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या है, बोल रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विड और वेपर की डेंसिटी बराबर होती है, इस वजह से हम लिक्विड और वेपर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। अब जरा देखो, ये तो एक प्रॉपर्टी थी वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है टेम्परेचर के साथ, ये मैंने कल की क्लास में बताया था। जो ग्राफिकल एनालिसिस इन्वॉल्व थी उससे रिलेटेड, वो भी मैंने कल की क्लास में बताया था। ठीक है, डिफिनीशन वेपर प्रेशर की क्या है, वेपर प्रेशर यानी कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, वो डिफिनीशन भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कुछ कैरेक्टरिस्टिक अभी आपने देखा है, स्पेशली कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, और एक चीज आप यहाँ पे और देख सकते हो, जैसे ये जो ग्राफ गिवन है, एक बार इस ग्राफ को देखो, तो इसमें टोटल जो है अगर आप देखो तो यहाँ पे
4 लिक्विड्स की बात की गई है। 4 लिक्विड्स है, डाईइथाइल ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल एल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, डाईइथाइल ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल एल्कोहल एंड वाटर। कर्व यहां पे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका है? डाईइथाइल ईथर का। सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे? डाईइथाइल ईथर। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद इथाइल एल्कोहल, उसके बाद वाटर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर यहाँ पे डाईइथाइल ईथर का है और सबसे कम वेपर प्रेशर वाटर का है। तो बात आती है वेपर प्रेशर डिपेंड किस बात पे करता है? तो वेपर प्रेशर is inversely proportional to boiling point of liquid. Vapor pressure is inversely proportional to boiling point of liquid. लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब कि लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने स्ट्रांग होंगे उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने स्ट्रांग होंगे उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ intermolecular forces is, देखो सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डाईइथाइल ईथर में ऑब्जर्व होते हैं। डाईइथाइल ईथर ये है C2H5OC2H5। C2H5OC2H5 इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे वीक है। इसके बाद अगर आप देखो तो फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इससे स्ट्रांग है। फिर उसके बाद इथेनॉल, ठीक है, और सबसे स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट है इन वाटर। ये सब आप जो देख रहे हैं दे आर नेचुरल लिक्विड्स। ये जो सब्सटेंसेस को हम कंसीडर करें ये सब क्या है? ये सब नेचर में लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। दे आर नेचुरल लिक्विड्स। तो ये जो नेचुरल लिक्विड्स हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे वीक है डाईइथाइल ईथर में और सबसे स्ट्रांग है वाटर में। अब डिस्कस करते हैं लिक्विड की सेकेंड प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन को फिजिक्स में भी काफी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, यहां तो आप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ही देखोगे, लेकिन फिजिक्स में सरफेस टेंशन काफी डिटेल में डिस्कस होता है जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे वहां पे। तो आप देखो सरफेस टेंशन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। बोला इट इज वेल नोन फैक्ट दैट लिक्विड्स एज्यूम द शेप ऑफ द कंटेनर।
ठीक है, तो बोल रहा है कि लिक्विड जो है हमेशा कंटेनर का शेप को एक्वायर करता है। Why is it then small drops of mercury form spherical bead instead of spreading on the surface? तो अगर लिक्विड, बोल रहा है कि अगर लिक्विड जो है वो हमेशा कंटेनर का शेप को एक्वायर करता है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जो मर्करी लिक्विड है, अगर मर्करी लिक्विड ड्रॉप को कंसीडर करें, तो वो स्फेरिकल बीड को एक्वायर करता है, वो पूरे सरफेस पे फ्लैट नहीं हो जाता। आप इस बात को देख सकते हो, अगर मर्करी गिर जाए ना सरफेस पे, तो वो मर्करी जो है पूरे सरफेस पे फैलता नहीं है, स्प्रेड नहीं होता है, बल्कि वो एक स्फेरिकल बीड बना करके एग्जिस्ट करता है। जबकि अगर एक वाटर ड्रॉप को अगर आप सरफेस पे गिरा दो, तो वो वाटर ड्रॉप पूरे सरफेस पे वो फैल जाता है। ठीक है, तो जब दोनों लिक्विड है तो दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस क्यों? तो बोले why is it then small drops of mercury form spherical bead instead of spreading on the surface? फिर कुछ और क्वेश्चन यहां पे रेज कर रहे हैं। why do particles of soil at the bottom of river remain separated but they stick together when taken out? आप इसको देख सकते हो कि जैसे रिवर के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, वहां पे जो सैंड है, जो वहां पे क्ले है, अगर आप देखोगे ऐसे एकदम क्लियर वाटर अगर है, तो आपको ऐसा दिखेगा कि एक एक सैंड पार्टिकल, एक एक पार्टिकल आपको अलग अलग दिख रहा है। लेकिन जब आप उसी को बाहर निकालते हो तो क्या होता है, वो एक दूसरे से स्टिक करने लगता है। जो पार्टिकल्स आपको रिवर के अंदर जो है अलग अलग दिख रहे हैं, जब आप उसको वाटर से बाहर निकालने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, वो स्टिकी मास की तरह अपीयर होता है। तो why do particles of soil at the bottom of river remain separated but they stick together when taken out? Why does a liquid rise or fall in a thin capillary as soon as the capillary touches the surface of the liquid? इसी तरीके से बोल रहा है कि अगर हम किसी कैपिलरी ट्यूब को कंसीडर करें, वो कैपिलरी ट्यूब मतलब थिन ट्यूब है, अगर उसको जब लिक्विड के कांटेक्ट पे लाते हैं, तो क्यों उसके अंदर लिक्विड राइज करने लगता है या समटाइम्स फॉल भी करता है? तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड समटाइम्स राइज करता है, समटाइम्स फॉल करता है। क्यों होता है ऐसा? इसी तरीके से बोल रहे हैं कि ऑल दीज फिनोमेना आर कॉज्ड ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो बोल रहे ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे रेस किए गए, इनका जवाब कौन देगा? सरफेस टेंशन देगा। ये सब सरफेस टेंशन की वजह से ऑब्जर्व होता है। A molecule in the bulk of liquid experiences equal intermolecular forces from all sides. The molecule therefore does not experience any net force. अब ये बात वैसे ही है जैसे मैंने प्रेशर करेक्शन टर्म के डिस्कशन में आपको बताया था कि जैसे अगर हम एक कंटेनर को कंसीडर करें, ठीक है, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने पार्शियली लिक्विड को फिल किया है, ठीक है, यहाँ पे पार्शियली हम लिक्विड को फिल कर रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल को हमने कंसीडर किया जो यहाँ पे लिक्विड के अंदर है, बल्क में प्रेजेंट। एक मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? बल्क में प्रेजेंट। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल की क्या सिचुएशन है? ये मॉलिक्यूल सराउंडेड है विथ अदर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल साइड्स। ठीक है, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल से सराउंडेड है फ्रॉम ऑल साइड्स। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? इस मॉलिक्यूल को ये सराउंडिंग वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस पे ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। इस वजह से क्या होता है? इस पे नेट फोर्स 0 हो जाता है। इसलिए इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल्स है उसको अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब कि बल्क में अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो कोई फोर्स
ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील नहीं करता। फिलहाल हम यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहे हैं, तो बल्क में जो मॉलिक्यूल है वो कोई अट्रैक्टिव फोर्स, नेट अट्रैक्टिव फोर्स फील नहीं करता, क्योंकि नेट फोर्स वहां पे 0 है। अब देखो, बोल रहे हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल सरफेस पे है तो ऐसे मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है। मान लो एक मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पे सरफेस पे कंसिडर किया, ठीक है, ये सरफेस पे एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट। अब इस मॉलिक्यूल की सराउंडिंग की सिचुएशन क्या है, देखो, इधर मॉलिक्यूल है, इधर मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल इस पोर्शन में अगर आप देखोगे, इस पोर्शन में आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, लेकिन इधर अगर आप देखोगे इस साइड में, तो इस साइड में आपको कोई मॉलिक्यूल, लिक्विड का मॉलिक्यूल नहीं दिखेगा। जो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, अगर उस मॉलिक्यूल को एनालाइज किया जाए तो उसकी सिचुएशन क्या है, लिक्विड के अंदर वाले साइड में तो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इनफैक्ट जिस लेवल पे, जिस सरफेस पे वो प्रेजेंट है, उस सरफेस पे भी मॉलिक्यूल उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, लेकिन उसके ऊपर की तरफ कोई लिक्विड मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट है। तो ऊपर की तरफ लिक्विड मॉलिक्यूल नहीं होने की वजह से क्या होता है, यहां पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यहां पे एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स इस पे ऑब्जर्व होगा, ये अंदर वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से, ठीक है। यहां पे इसके ऊपर क्या होगा, एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो अब सारे फोर्सेस को दिखा करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं इस डायग्राम को अगर यहाँ पे बनाऊं तो आपको बात बेटर तरीके से समझ में आएगी। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इधर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इधर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इधर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इधर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसको ये इसका अट्रैक्टिव फोर्स कैंसिल कर देता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। इस फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट, वो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से इधर वाला जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की वजह से भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। इट मींस आप ये बोल सकते हो कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक नेट फोर्स, नेट इनवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है, नेट इनवर्ड फोर्स लगेगा। तो ये सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, हर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। ये जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं, सब पे क्या हो रहा है, नेट इनवर्ड फोर्स लग रहा है। लेकिन जो मॉलिक्यूल बल्क में है यहां पे, ठीक है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उन पे नेट फोर्स क्या है, 0। ये बात समझ में आ रही है सबको, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया। तो अब देखो, क्योंकि यहां पे नेट फोर्स 0 नहीं है, इसलिए ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हायर एनर्जी स्टेट में लाई करते हैं। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स लाई करते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, जो बल्क में मॉलिक्यूल लाई करते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। ये सिचुएशन वैसे ही है जैसे जो अपने कंट्री की बाउंड्री पे जो लोग रहते हैं वो ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, उनको बहुत अलग अलग टाइप का फियर फैक्टर है पड़ोसियों की वजह से। ऑब्वियसली वहां पे जो है ऐसे लोगों को रखा जाता है जो ज्यादा एक्टिव हो और उस सिचुएशन को अच्छे से संभाल सके। और तो कौन रहता है वहां पे, सोल्जर्स रहते हैं जो ट्रेंड है, जिनके पास अच्छे हथियार है, तो वो उस सिचुएशन को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। हर हर बंदा जो है वहां पे जाकर के सरवाइव नहीं कर सकता।
तो हम कंट्री के अंदर रहते हुए जितने कंफर्टेबल हैं, ऑब्वियसली बॉर्डर एरियाज में अगर हम रहे तो हम उतने कंफर्टेबल नहीं रहे। तो सिचुएशन एग्जैक्टली यहां भी वही है कि ये जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि उनपे नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स 0 है। बट वही मॉलिक्यूल जब सरफेस पे आता है तो सरफेस पे नेट फोर्स 0 नहीं है, मतलब वो मॉलिक्यूल हायर एनर्जी स्टेट में लाई करता है। ठीक है, तो अब जरा आगे देखो। तो बोले क्या, मॉलिक्यूल इन द बल्क ऑफ लिक्विड एक्सपीरियंसेस इक्वल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फ्रॉम ऑल साइड्स, द मॉलिक्यूल देयरफॉर डज नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स, बट फॉर द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड net attractive force is towards the interior of the liquid due to the molecules below it, since there are no molecules above it. आप इस बात को नोट कर लो, लिखो लिखो, the molecules which lie inside the liquid bulk, the molecules which lie inside the liquid bulk are present in lower energy state, are present in lower energy state, are present in lower energy state because their net force of attraction, because their net force of attraction is 0, because their net force of attraction is 0. लिखो, however the molecule present at the surface of the liquid, however the molecule present at the surface of the liquid, is lie in higher energy state, because their net force of attraction is non-zero. Net force of attraction is non-zero. अब देखो बेटा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आज की सिचुएशन में और अच्छे तरीके से समझी जा सकती है कि अगर कोई कंट्री ये चाहता है कि वो अपनी बाउंड्री को बढ़ाए, अगर कोई कंट्री अपनी बाउंड्री को बढ़ाना चाहता है तो ऐसी कंट्री को क्या करना पड़ेगा? बॉर्डर एरियाज में ज्यादा एक्टिव लोगों को भेजना पड़ेगा, मतलब उसको अपनी आर्मी का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अपने नंबर ऑफ जो सोल्जर्स हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? और ऑब्वियसली वो सोल्जर्स कहां से आएंगे? कंट्री के अंदर से आएंगे। मतलब वो लोग जो कंट्री के अंदर रह रहे थे, स्टेबल थे, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई, उनको ट्रेन करके कहां पे भेजा गया? बॉर्डर पे भेजा गया। ठीक है, तो अगर एक तरीके से अब आप एक लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में आप इस बात को समझो, लिक्विड के केस में ये कैसे होल्ड करता है। अगर कोई लिक्विड अपना सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहता है तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए उसको जो सरफेस पे लाई करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। और वो मॉलिक्यूल कहां से आएंगे? बल्क से उन मॉलिक्यूल को सरफेस पे लाना पड़ेगा। वो मॉलिक्यूल जो बल्क में लाई कर रहे थे उन मॉलिक्यूल्स को वहां से खींच करके कहां लाना पड़ेगा? सरफेस पे। मतलब वो मॉलिक्यूल जो पहले लोअर एनर्जी स्टेट में था उसको हमें हायर एनर्जी स्टेट पे ले जाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें वर्क डन करना होगा। ठीक है, वर्क डन करना होगा। तो यहां से एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी।
और फिर इसी से कॉन्सेप्ट आता है सरफेस टेंशन का। ठीक है, तो अगर लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाना है तो उस पे हमें सरफेस, उसके लिए हमें सरफेस पे लाई करने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब उन मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ाना पड़ेगा जिनकी पहले एनर्जी कम थी और हम उनकी एनर्जी को बढ़ा करके हायर एनर्जी स्टेट में ले जा रहे हैं, क्योंकि बल्क में एनर्जी कम है, सरफेस पे एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, अब यही बात यहां पे आगे डिस्कस की गई है, जरा देखो। तो बोल रहा है कि लिक्विड्स टेंड टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया, liquids tend to minimize their surface area. The molecules on the surface experience a net downward force and have more energy than the molecules in the bulk. सरफेस पे जो मॉलिक्यूल आई कर रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, बल्क वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है। फिर बोल रहा है कि which do not experience any net force, ये बल्क वाले मॉलिक्यूल के बारे में बात की जा रही है। Therefore liquids tend to have minimum number of molecules at their surface. तो ऑब्वियसली वो लिक्विड क्या चाहेगा, लिक्विड चाहेगा कि वो स्टेबल रहे। स्टेबल रहने का मतलब क्या, वो अपनी सरफेस एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। सरफेस एनर्जी कब मिनिमाइज होगी, जब सरफेस पे कम मॉलिक्यूल्स होंगे। सरफेस पे मॉलिक्यूल्स कम होने का मतलब क्या है, सरफेस एरिया कम होगा। अब जरा समझो, एक एक चीज को कनेक्ट करके समझो। हर लिक्विड क्या चाहता है, हर लिक्विड चाहता है कि उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो। क्यों सरफेस एरिया मिनिमम चाहता है वो, क्योंकि अगर सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो उसकी सरफेस एनर्जी मिनिमम होगी, और सरफेस एनर्जी अगर मिनिमम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो लिक्विड खुद को स्टेबिलाईज करने के लिए क्या चाहता है, खुद को स्टेबिलाईज करने के लिए वो चाहता है कि उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो, यानी कि सरफेस एनर्जी मिनिमम हो, यानी कि सरफेस पे कम मॉलिक्यूल्स लाई करें। ये बात समझ में आ रही बेटा? तो liquids tend to minimize their surface area. The molecules on the surface experience a net downward force and have more energy than the molecules in the bulk, which do not experience any net force. Therefore, liquids tend to have minimum number of molecules at their surface. ठीक है, तो आप इसको भी लिख लो, इस पॉइंट को लिखो। Liquids have tendency, liquids have tendency, liquids have tendency to minimize liquids have tendency to minimize their surface area and hence to minimize their surface energy and hence to minimize their surface energy. अगले को, this is possible by decreasing, this is possible by decreasing, this is possible by decreasing the number of molecules, this is possible by decreasing the number of molecules present at the surface of the liquid, present at the surface of the liquid, present at the surface of the liquid. ठीक है, अब देखो, बोल रहा है कि इफ सरफेस ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज्ड, अब बोल रहा है कि अगर सरफेस एरिया बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा। इफ सरफेस ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज्ड बाय पुलिंग अ मॉलिक्यूल फ्रॉम द बल्क, attractive forces will have to be overcome. This will require expenditure of energy. The energy required to increase the surface area of the liquid by 1 unit is defined as surface energy. तो ये surface energy की definition है, आप हेडिंग डाल करके लिखो, surface energy.
सरफेस एनर्जी। डिफिनेशन लिखो, देखो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, the minimum amount of energy required to increase, the minimum amount of energy required to increase the surface area, to increase the surface area of the liquid, surface area of the liquid by unity, by unity is called surface energy, is called surface energy. आगे लिखो, its unit, its unit, its unit is joule per meter square, its unit is joule per meter square. ठीक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर, अगर हम सरफेस एरिया में 1 मीटर स्क्वायर का इंक्रीज करते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया को इंक्रीज करने के लिए जितनी जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को सरफेस एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी यहां पे रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी यहां पे एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब इसलिए होगी क्योंकि आपको सरफेस एरिया बढ़ाना है, सरफेस एरिया बढ़ाना है, इसका मतलब सरफेस पे लाई करने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ाना है। मींस वो मॉलिक्यूल जो लोअर एनर्जी स्टेट में था उसको हमें हायर एनर्जी स्टेट में ले जाना है, तो उसके लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। आगे देखो, सरफेस टेंशन को डिफाइन किया गया। सरफेस टेंशन क्या है? बोला सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन। ये अक्सर स्कूल एग्जाम में डिफिनीशन पूछी जाती है सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ perpendicular to the line drawn on the surface of liquid, perpendicular to the line drawn on the surface of the liquid. It is denoted by Greek letter gamma. तो आप इसकी भी definition लिख लो। surface tension, surface tension इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। गामा से रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस टेंशन को। डिफिनेशन लिखो, लिखो द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, the force acting per unit length perpendicular to the line drawn, perpendicular to the line drawn, perpendicular to the line drawn on the surface of the liquid, on the surface of the liquid, on the surface of the liquid is called surface tension, is called surface tension, is called surface tension. तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो बेटा, जैसे देखो अगर ये लिक्विड है, ये लिक्विड का अपर सरफेस है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन को हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये लिक्विड सरफेस पे हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, इसके परपेंडिकुलरली, इस लाइन के परपेंडिकुलरली जो इनवर्ड फोर्स लगता है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलरली जो इनवर्ड फोर्स लगेगा,
ठीक है, कितना फोर्स बोल रहा है, यूनिट लेंथ पे जो इनवर्ट फोर्स लगेगा। अगर मान लो हम इसको बोल रहे हैं दिस इज यूनिट लेंथ, तो इसके ऊपर जो नेट इनवर्ट फोर्स लग रहा है, इस यूनिट लेंथ पे जो नेट इनवर्ट फोर्स लग रहा है, उसी को सरफेस टेंशन बोलेंगे। लिक्विड सरफेस पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, अगर उस लाइन की लेंथ को हम यूनिटी बोल रहे हैं, अब वो यूनिटी हमारा अपना कंसिडरेशन है कि हम उसको 1 सेंटीमीटर लेते हैं या 1 मीटर लेते हैं, ठीक है, यूनिट लेंथ हमने कंसिडर किया। इस यूनिट लेंथ के ऊपर जो नेट इनवर्ट फोर्स लग रहा है, उसी को सरफेस टेंशन बोलेंगे। तो सरफेस टेंशन गामा इज इक्वल टू एफ बाई एल, सरफेस टेंशन गामा इज इक्वल टू एफ बाई एल। गामा इज इक्वल टू एफ बाई एल। तो देखो बोल रहा है कि इट हैज डायमेंशंस ऑफ किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर एंड इन एसआई यूनिट इट इज एक्सप्रेस्ड एज न्यूटन पर मीटर। तो ये फोर्स की यूनिट न्यूटन और लेंथ की यूनिट मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर और किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। अब यहाँ आगे जरा देखो क्या लिखा हो, द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द लिक्विड विल बी व्हेन सरफेस एरिया इज मिनिमम। लिक्विड लिक्विड का जब सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो उसकी सरफेस एनर्जी मिनिमम होगी। द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द लिक्विड विल बी व्हेन सरफेस एरिया इज मिनिमम, स्फेरिकल शेप सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। मैंने एकदम स्टार्टिंग में एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही आपको बताया था कि थॉमसन ने एटम को स्फेरिकल क्यों कंसिडर किया। तो थॉमसन ने एटम का स्फेरिकल शेप को इसलिए एज्यूम किया था क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है, और अगर स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो उसकी सरफेस एनर्जी मिनिमम होगी, और सरफेस एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर हम अगर वाटर ड्रॉप को हम कंसिडर कर रहे हैं, वाटर ड्रॉप अगर ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट में है तो वाटर ड्रॉप वो परफेक्टली स्फेरिकल होगा। अगर वाटर ड्रॉप ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट में है तो क्या होगा, वो परफेक्टली स्फेरिकल होगा। अदरवाइज वाटर ड्रॉप ग्रेविटी की वजह से उसका शेप कुछ जो आप दिखाते हो वाटर ड्रॉप, वो आपको कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा दिखता है वाटर ड्रॉप। लेकिन अगर वो ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट में होगा तो वो कैसा होगा, वो परफेक्टली स्फेरिकल होगा। ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसका शेप ऐसा डिफॉर्म्ड हो जाता है। इसका मतलब कि अगर अगर कोई लिक्विड ड्रॉप को आप कंसीडर करो तो लिक्विड ड्रॉप इंडिपेंडेंटली अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कैसा शेप को एक्वायर करना चाहेगा, वो हमेशा स्फेरिकल शेप को एक्वायर करना चाहेगा। क्यों एक्वायर करना चाहेगा, क्योंकि इस फॉर्म में उसका सरफेस एरिया मिनिमम है और उसकी सरफेस एनर्जी मिनिमम है। सरफेस एरिया मिनिमम, सरफेस एनर्जी मिनिमम, इसलिए स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो spherical shape satisfies this condition, that is why mercury drops are spherical in shape, that is why mercury drop are spherical in shape। तो अब जरा आप ये कुछ जो पॉइंट्स हैं इनको आप नोट कर लो, लिखो a mercury drop, a mercury drop is spherical in shape, a mercury drop is spherical in shape
to minimize its surface area, and hence surface energy, और उसको मिनिमम सरफेस एरिया कौन प्रोवाइड कराता है? सरफेस टेंशन। ठीक है, इसको मिनिमम सरफेस एरिया कौन प्रोवाइड कराता है? सरफेस टेंशन कराता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, यहां पे क्या है, ये है लिक्विड, ठीक है। अब अगर आप लिक्विड सरफेस को देखो, तो लिक्विड सरफेस पे अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन हमेशा क्या आएगी? टेंजेंट। वो सरफेस पे एक टेंजेंट होगा, जैसे यहां पे है तो ऐसा टेंजेंट आएगा, अगर यहां पे है तो ऐसा टेंजेंट आएगा, अगर यहां है तो ऐसा टेंजेंट आएगा। तो क्या होगा, अगर आप इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करोगे ना, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है। सरफेस टेंशन इस तरीके से एक्ट करेगा, यहां पे किधर की तरफ? इस स्फीयर के सेंटर की तरफ हमेशा सरफेस टेंशन एक्ट करेगा। तो इस वजह से सरफेस टेंशन उसको स्फेरिकल शेप प्रोवाइड कर रहा है। मर्करी ड्रॉप को स्फेरिकल शेप कौन प्रोवाइड कर रहा है? सरफेस टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। क्यों प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि अगर वो स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेगा तो उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा और उसकी सरफेस एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, तो अगर आपसे बोले कि भाई मर्करी ड्रॉप स्फेरिकल क्यों है, तो बोलोगे क्योंकि स्फेरिकल शेप में उसका सरफेस एरिया मिनिमम है, उसकी सरफेस एनर्जी मिनिमम है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। अब बात आती है स्फेरिकल शेप उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप बोलोगे स्फेरिकल शेप उसको प्रोवाइड कर रहा है सरफेस टेंशन। तो मर्करी ड्रॉप स्फेरिकल शेप क्यों एक्वायर करता है, आप बोलोगे ड्यू टू सरफेस टेंशन। स्फेरिकल शेप एक्वायर करने का एडवांटेज क्या है, तो आप बोलोगे स्फेरिकल शेप वो एक्वायर करेगा तो उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा, उसकी सरफेस एनर्जी मिनिमम होगी, यानी कि स्टेबिलिटी मैक्सिमम। क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखो, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बता रहे हैं, और ये भी अक्सर मैंने देखा है कि स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो बोले कि स्फेरिकल शेप सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, दैट इज व्हाई मर्करी ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। अब इसका एप्लीकेशन बता रहे हैं, दिस इज द रीजन दैट शार्प ग्लास एजेस आर हीटेड फॉर मेकिंग देम स्मूथ। अब जैसे देखो बेटा, बोल रहा है कि अगर हम ग्लास को कट करें, अगर ग्लास को कट करते हैं ना, तो ग्लास को कट करने पे, जैसे मान लो एक ये ग्लास पीस है और हम इस ग्लास पीस को कट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हमने इसको यहां से कट कर दिया, तो कट करने के बाद जो सरफेस प्रोड्यूस होगा ग्लास का, उसका सरफेस ऐसा प्रोड्यूस होता है, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, जिसकी सरफेस फिनिशिंग ऐसी होगी। जब ग्लास को आप कट करोगे, तो ग्लास को कट करने पे क्या होता है, ये दो पार्ट में ब्रेक होता है, जिसका सरफेस कैसा होता है, इरेगुलर। ठीक है, तो इरेगुलर शेप ग्लास का होता है कट करने पे। पता कैसे चलता है, कैसे पता चलेगा कि इरेगुलर शेप है? वहां से फिंगर पास करो, पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो क्योंकि ग्लास का सरफेस ऐसा इरेगुलर शेप है कट करने के बाद, इसीलिए आपकी फिंगर्स कट जाती हैं जब आप उस फिंगर को वहां से पास करते हो। तो अब देखो, हमें इसको स्मूथ बनाना है। अब इसको स्मूथ बनाने के लिए क्या करते हैं, स्मूथ बनाने के लिए इसको यहां पे ये किनारे किनारे ग्लास को हीट करते हैं।
ठीक है, जब हम ग्लास को यहां पे हीट करेंगे तो क्या होगा, यहां का ग्लास मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, मेल्ट हो जाएगा मतलब लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड बन जाएगा उसके बाद फिर वो अपने आप जब ठंडा होगा, जब वो लिक्विड, जैसे ही वो लिक्विड बनेगा तो लिक्विड के फॉर्म में आते ही उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। जब यहां का ग्लास लिक्विफाई हो जाएगा तो लिक्विफाई होने के बाद उसके अंदर लिक्विड वाली कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। और लिक्विड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? लिक्विड कोई भी हो उसके अंदर मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करने की टेंडेंसी होती है। और मिनिमम सरफेस एरिया को लिक्विड क्यों एक्वायर करना चाहता है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन उसका सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, ठीक है, तो ये अपना सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा और उसके लिए वो क्या करेगा? स्फेरिकल शेप को एक्वायर करना चाहेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, यहां पे जो ग्लास है वो इरेगुलर नहीं होगा बल्कि वो स्फेरिकल शेप, स्मूथ सरफेस को एक्वायर कर लेता है। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास। तो देखो, दिस इज द रीजन दैट शार्प ग्लास एजेस आर हीटेड फॉर मेकिंग देम स्मूथ। On heating, the glass melts and the surface of the liquid tends to take the rounded shape at the edges, which makes the edges smooth. This is called fire polishing of glass. आप लिख लो, लिखो, लिखो, sharp glass edges, sharp glass edges are heated, sharp glass edges are heated for making them smooth, for making them smooth, for making them smooth. अब कैसे होता है, लिखो, ऑन हीटिंग ग्लास मेल्ट्स, ऑन हीटिंग ग्लास मेल्ट्स, ऑन हीटिंग ग्लास मेल्ट्स एंड सरफेस ऑफ द लिक्विड, एंड सरफेस ऑफ द लिक्विड tends, and surface of the liquid tends to take the rounded shape, to take, tends to take the rounded shape at the edges, at the edges, in order to minimize, in order to minimize their surface area, in order to minimize their surface area, in order to minimize their surface area. आगे लिखो, this phenomena is called, this phenomena is called fire polishing of glass. This phenomena is called fire polishing of glass. This phenomena is called fire polishing of glass. ठीक है, अब जरा आगे देखो, बोला liquid tends to rise in the capillary because of surface tension. Liquid tends to rise or fall in the capillary because of surface tension. तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड राइज करता है या फॉल करता है उसके पीछे भी सरफेस टेंशन जैसा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है. लिक्विड्स वेट द थिंग्स बिकॉज दे स्प्रेड अक्रॉस देयर सरफेसेस एज थिन फिल्म. अब ये जो देखो, हर लिक्विड सरफेस को वेट नहीं कर सकता. कुछ लिक्विड सरफेस को वेट करते, कुछ लिक्विड सरफेस को वेट नहीं करते. मैंने आपको बताया था कि बैरोमीटर के अंदर मर्करी जो है एज अ लिक्विड सुटेबल है, वाटर एज अ लिक्विड सुटेबल नहीं है, क्योंकि बैरोमीटर
जो है वो एक ग्लास ट्यूब है, और उस ग्लास ट्यूब के अंदर अगर आप वाटर फिल करोगे तो वाटर जो है वहां पे क्लीन सरफेस प्रोड्यूस नहीं करता। तो क्लीन सरफेस प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो इसलिए जो है क्या होगा, वाटर लेवल कहां तक है उस रीडिंग को आपको उस रीडिंग को आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप मरकरी को यूज करोगे तो मरकरी ग्लास सरफेस को वेट नहीं करता, इसलिए क्या होगा, मरकरी जब ग्लास के अंदर फिल होगा तो क्लियर सरफेस प्रोड्यूस होगा, तो आपको एग्जैक्टली मरकरी लेवल का पता चल जाएगा। आप देख सकते हो कोई ग्लास अगर आप एक ग्लास को कंसीडर करो, ठीक है, कांच की जो ग्लास है, अगर आप उसके अंदर पानी भरो और फिर उस पूरा पानी को पलट दो, उसके बाद भी आप देखोगे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो ग्लास से चिपके रहते हैं। लेकिन अगर उसी ग्लास के अंदर आप मरकरी को फिल करो और फिर आप मरकरी को पलट दो, एक भी ड्रॉप मरकरी का आपको उसके अंदर नहीं मिलेगा, बिकॉज मरकरी जो है वो ग्लास को वेट नहीं करता। मरकरी ग्लास सरफेस को वेट नहीं करता, लेकिन वाटर ग्लास सरफेस को वेट करता है। अब यहां पे एक फिनोमिना आता है जिसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। इसके पीछे जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है उनको हम बोलते हैं एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, तो ये एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, देखो। adhesive and cohesive forces. Adhesive and cohesive forces. एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं बेटा? एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं कि दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑब्जर्व होता है उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ग्लास और वाटर के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स है, जबकि वाटर और वाटर के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख लो, लिखो द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन the attractive force between the attractive force between two different substances, the attractive force between two different substances is called the attractive force between two different substances is called adhesive forces, is called adhesive forces. The attractive force between two different substances is called adhesive forces. लिखो whereas the attractive force between same substance, whereas the attractive force between same substance is called cohesive forces, is called cohesive forces, is called cohesive forces. ठीक है, आप देखो एक लिक्विड सॉलिड सरफेस को कब वेट करेगा? एक लिक्विड सॉलिड सरफेस को तब वेट करेगा जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से स्ट्रांग होगा। लिख लो, a liquid wet the surface of a solid, a liquid wet the surface of a solid, a liquid wet the surface of a solid when adhesive forces are stronger, when adhesive forces are stronger
when adhesive forces are stronger than cohesive forces. When adhesive forces are stronger than cohesive forces. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है जरा समझना, कि अगर ग्लास और वाटर है तो ग्लास और वाटर में क्या है, ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो तो है एडहेसिव फोर्स, और वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। तो अगर ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल ग्लास सरफेस से स्टिक कर जाएगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल ग्लास सरफेस को वेट करेगा। लेकिन अगर उसका उल्टा होगा, अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है तो वाटर मॉलिक्यूल ग्लास के साथ नहीं रहना चाहेगा, बल्कि वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ स्टिक करना चाहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करेगा। अब मरकरी के केस में क्या होता है, जरा देखो, मरकरी के केस में क्या है, हाँ देखो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सारे सॉलिड सरफेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये बात सारे सॉलिड सरफेस के लिए ट्रू नहीं। मरकरी भी कुछ सॉलिड सरफेसेस को वेट करता है, लेकिन उसका कोर कॉन्सेप्ट वही है, उस सॉलिड सरफेस को वेट करेगा जिसके साथ एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग होगा कोहेसिव फोर्स से। तो यहां पे देखो, मरकरी के अंदर क्या होगा, मेटालिक बॉन्डिंग होगी, बिकॉज मरकरी इज अ मेटल। मरकरी के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग होगी, तो वहां पे कोहेसिव फोर्स क्या है, मेटालिक बॉन्डिंग, और एडहेसिव फोर्स क्या है, मरकरी और सॉलिड के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स है। तो भाई नॉर्मली मेटालिक बॉन्डिंग तो एक प्राइमरी बॉन्डिंग होती है, वो एक स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, तो बहुत कम चांस है कि उससे स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स वहां पे ऑब्जर्व हो, इसलिए ज्यादातर सॉलिड सरफेस को मरकरी वेट नहीं करता। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कब कौन सा लिक्विड सॉलिड सरफेस को वेट करेगा और कब नहीं करेगा, ये बात क्लियर हुई आपको। लिक्विड सॉलिड सरफेस को कब वेट करेगा और कब नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया। लिक्विड सॉलिड सरफेस को तब वेट करेगा जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से स्ट्रॉन्गर होगा। अगर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स के कंपेयर में वीक है तो लिक्विड सॉलिड सरफेस को वेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब इसी के बेसिस पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो बेटा, जैसे अगर मान लो एक ट्यूब है या एक वेसल है, ये ट्यूब जितना थिन होगा ये चीज आपको उतना इफेक्टिवली ऑब्जर्व होगी, जितना थिन ट्यूब होगा ये मतलब जो सरफेस, लिक्विड सरफेस जो सॉलिड सरफेस के साथ जहां पे कांटेक्ट में आता है वहां पे कांटेक्ट एंगल की बात होती है। देखो, जैसे अगर एक वेसल है, ग्लास वेसल है, और इसके अंदर हमने लिक्विड वाटर को फिल किया, तो लिक्विड वाटर को फिल किया, तो अगर ये ट्यूब थिन है, अगर हम थिन ट्यूब को कंसिडर कर रहे हैं, तो सिचुएशन में क्या होगा, जब इसके अंदर ग्लास प्रेजेंट होगा ना, तो ऐसा सरफेस प्रोड्यूस होता है, ऐसा सरफेस। ये जो वाटर है ना वो अंदर की तरफ दबा होगा, और सरफेस मतलब जहां पे सॉलिड के कांटेक्ट में उधर ये जो है ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, ठीक है। अगर हम एक थिन ट्यूब के अंदर, थिन ग्लास ट्यूब के अंदर वाटर को फिल करें, तो वाटर को फिल करने पे ऐसा सरफेस प्रोड्यूस होता है। जबकि अगर हम एक ग्लास ट्यूब के अंदर मरकरी को अगर फिल करते हैं, अगर ग्लास ट्यूब के अंदर मरकरी को फिल करते हैं, तो मरकरी को फिल करने पे ऐसा सरफेस प्रोड्यूस होता है, एक में कॉनकेव मेनिस्कस प्रोड्यूस होता है और दूसरे में कॉन्वेक्स मेनिस्कस प्रोड्यूस होता है।
कॉनकेव मेनिस्कस एंड कॉन्वेक्स मेनिस्कस की बात होती है। ठीक है, तो मर्करी इन ग्लास, मर्करी इन ग्लास को अगर कंसीडर करें तो वहां पे ऐसा जो है मतलब वो सरफेस प्रोड्यूस होता है, जबकि वाटर इन ग्लास को अगर कंसीडर करें तो वाटर इन ग्लास के केस में ऐसा सरफेस प्रोड्यूस होता है। आप देखो इसमें ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये जो अपर सरफेस है लिक्विड का, ठीक है, वहां पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। बेसिकली टेंजेंट हमें उस पॉइंट पे ड्रॉ करना है जहां पे ये जस्ट सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है, जैसे ये वाला पॉइंट। तो हमें क्या करना है, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, लेकिन वो टेंजेंट जो है वो जो सरफेस है सरफेस के ऊपर होना चाहिए, यानी कि देखो ये टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, यहां पे टेंजेंट ऐसा होगा। और अगर हमें यहां पे टेंजेंट बनाना है तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट हमें ऐसा मिलेगा। दोनों में टेंजेंट लाइन को देखो। अब ये टेंजेंट लाइन लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर सॉलिड सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो दिस इज सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस के साथ टेंजेंट लाइन लिक्विड के अंदर जो एंगल फॉर्म करती है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल जो आप देख रहे हैं बेटा, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बोला जाएगा, इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, थीटा। जबकि इस केस में देखो ये है सॉलिड सरफेस और ये टेंजेंट लाइन है, तो लिक्विड के अंदर वाले साइड से ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। ठीक है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है। यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको कैसा दिख रहा है, एक्यूट। यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, एक्यूट, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। और यहां पे थीटा क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है और यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस है। एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है और यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस है। अब आप जरा देखो सिचुएशन को कैसे रिलेट करोगे। देखो आपको पता है कि वाटर ग्लास सरफेस को वेट करता है, वाटर ग्लास सरफेस को वेट करता है, इसका मतलब वाटर और ग्लास के बीच में क्या होगा, एडहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ कोहेसिव फोर्स। यहां पे एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से स्ट्रांग है, तो जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से स्ट्रांग होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा और लिक्विड सॉलिड सरफेस को वेट करेगा। तीन चीजों को एक साथ रिलेट करो, ठीक है, आप इसको लिख लो, लिखो when angle of contact is, when angle of contact is acute, when angle of contact is acute, then adhesive forces are stronger than cohesive forces, then adhesive forces are stronger than cohesive forces, then adhesive forces are stronger than cohesive forces. Under such condition, under such condition, under such condition, liquid wet the surface of the solid. Under such condition, liquid wet the surface of the solid. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, when angle of contact is acute, when angle of contact is acute, then adhesive forces are stronger than cohesive forces, then adhesive forces are stronger than cohesive forces. Under such condition, under such condition, liquid wet the surface of the solid. Under such condition, liquid wet the surface of the solid. ठीक है, और अब दूसरे केस में नोट करो, when angle of contact is obtuse,
when angle of contact is obtuse, then when angle of contact is obtuse, then cohesive forces are stronger than adhesive forces. Then cohesive forces are stronger than adhesive forces. Then cohesive forces are stronger than adhesive forces. Under such condition, liquid do not wet the surface of the solid. Under such condition, liquid do not wet the surface of the solid. Under such condition, liquid do not wet the surface of the solid. अच्छा, ये सरफेस भी ना क्लियरली इसी बात को दिखा रहा है. यहाँ पे जो सरफेस प्रोड्यूस हुआ है वो ये दिखा रहा है. देखो, जैसे यहाँ पे मरकरी क्या चाह रहा है? मरकरी चाह रहा है कि ग्लास के साथ उसका कांटेक्ट ना हो. इसलिए क्या होगा, ये किनारे से जो मरकरी है वो बीच में आ जाता है. आप देखो, साइड में जो मरकरी है वो यहाँ पे, क्योंकि वो ग्लास के कांटेक्ट में नहीं रहना चाहता, तो इसलिए वो बीच में आ जा रहा है. इसलिए बीच में क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ चला जा रहा है इसका लेवल. जबकि ग्लास के केस में क्या हो रहा है, ग्लास के केस में एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग है. मतलब ग्लास मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे वाटर के केस में वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा से ज्यादा ग्लास के कांटेक्ट में रहना चाहते हैं. तो ग्लास के कांटेक्ट में रहने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे सरफेस जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और बीच में जो है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो इस वजह से यहाँ पे वाटर लेवल वो नीचे चला गया. इसका मतलब क्या होगा, इस केस में अगर आप कैपिलरी एक्शन देखोगे तो फॉल होगा, यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे क्या है, राइज देखने को मिलेगा. इसमें लिक्विड लेवल राइज करेगा. आप जितना थिन ट्यूब लोगे ना, ये लेवल उतना ऊपर जाएगा. तो इस केस में लिक्विड लेवल राइज करेगा, यहाँ पे लिक्विड लेवल फॉल करेगा. और इनके रूट में क्या है, इनके रूट में है सरफेस टेंशन. ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा? देखो, बोल रहे हैं लिक्विड टेंड्स टू राइज और फॉल इन द कैपिलरी बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. लिक्विड्स वेट द थिंग्स because they spread across their surfaces as thin film. Moist soil grains are pulled together because surface area of thin film of water is reduced. भाई, जब वो सॉयल ग्रेन्स को आप बाहर निकालते हो, रिवर वाटर से जब बाहर निकालते हो, तो क्या होता है, वहां पे जो वाटर है, वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है. तो वाटर रिमूव होने की वजह से क्या हो रहा है, मॉइस्ट सॉयल, एक बार फिर से देखो, मॉइस्ट सॉयल ग्रेन्स आर पुल्ड टुगेदर because surface area of thin film of water is reduced. It is surface tension which gives stretching property to the surface of a liquid. तो अभी जैसे जब वो वाटर के अंदर था सॉइल ग्रेन, तो वाटर के अंदर रहने पे क्या था कि वहां पे आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो सैंड पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या है, वाटर फिल्म है. तो वाटर फिल्म होने की वजह से क्या है, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि जो कोहेसिव फोर्स है वो वीक है. जरा अब उसका एग्जैक्ट वजह को समझो कि जब वो सॉयल ग्रेन रिवर वाटर के अंदर है, तो रिवर वाटर के अंदर होने पे क्या है, वहां पे कोहेसिव फोर्सेस वीक है. लेकिन जब आप वहां से बाहर निकालते हो, तो बाहर निकालने पे क्या होता है, जो फिल्म है वाटर की वो तो वहां से रिमूव हो गई. तो वाटर फिल्म रिमूव होने पे क्या होगा, कोहेसिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. और कोहेसिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ने पे क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ स्टिक करने लगते हैं. इसीलिए रिवर वाटर के अंदर वो सैंड पार्टिकल्स आपको अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, बट बाहर निकालने पे वो एक दूसरे से चिपकते हुए दिखाई पड़ते हैं.
फिर देखो बोल रहा है कि इट इज सरफेस टेंशन व्हिच गिव्स स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी टू द सरफेस ऑफ अ लिक्विड ऑन फ्लैट सरफेस droplets are slightly flattened by the effect of gravity but in the gravity free environments drops are perfectly spherical अभी मैंने आपको बताया भी था इस बात को the magnitude of surface tension of a liquid depends on the attractive forces between the molecules लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस जितने स्ट्रांग होंगे सरफेस टेंशन भी उतना ज्यादा होगा when the attractive forces are large the surface tension is large increase in temperature increases the kinetic energy of the molecules and effectiveness of intermolecular attraction decreases so surface tension decreases as the temperature is raised तो आप इस बात को नोट कर लो लिखो surface tension is directly proportional to surface tension gamma is directly proportional to intermolecular force of attraction surface tension is directly proportional to intermolecular force of attraction अब जरा मुझे बताना बेटा मरकरी है कार्बन टेट्राक्लोराइड है वाटर है मरकरी कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर यहां पे ऑर्डर ऑफ सरफेस टेंशन बताओ इनमें ऑर्डर ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा इन तीनों में हाँ वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मरकरी कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर में आपने बोला सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन वाटर में है फिर मरकरी में है फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड में है गलत बोल रहे हो यहां पे मेटालिक बॉन्डिंग होगी मरकरी के अंदर यहां पे मरकरी के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होगी हाँ ये सही ऑर्डर है ये सही ऑर्डर मरकरी के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहां है फिर यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहां पे वॉन्डरवाल फोर्सेस होंगे ठीक है तो अगर हम सरफेस टेंशन का ऑर्डर को देखें तो सबसे ज्यादा मरकरी फिर वाटर और फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड ठीक है अब एक और बात सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है लिख लो वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विथ टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विथ टेम्परेचर तो इसको समझने के लिए हम ये रिजल्ट कंसीडर करते हैं गामा गामा यानी कि सरफेस टेंशन इंटू एम बाई रो टू द पावर 2/3 गामा इंटू एम बाई रो टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू some proportionality constant k multiplied by Tc minus T gamma into m by rho to the power 2/3 is equal to proportionality constant k into Tc minus T अब इसमें गामा तो आपको पता है सरफेस टेंशन है m मॉलिक्यूलर मास ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द लिक्विड rho is density of liquid Tc is critical temperature and T is applied temperature
अब आप देखो बेटा, टीसी तो फिक्स है लिक्विड के लिए, क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड का फिक्स है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, ये टीसी माइनस टी डिक्रीज करेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये टीसी माइनस टी डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। और एक और बात, when T is equal to TC, when T is equal to TC, surface tension becomes zero. क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होगा, सरफेस टेंशन जीरो होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन जीरो होगा। तो ये है पूरा डिस्कशन सरफेस टेंशन का, ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी जो लिक्विड की है। इसके बाद फिर विस्कोसिटी को कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो विस्कोसिटी को अब मैं कल के क्लास में समराइज करते हुए, और कल हम लोग थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट होगा नेक्स्ट चैप्टर। ओके बेटा।